हेलो बच्चों, दिस इज़ मैक्सवेल एकेडमी एंड माई सेल्फ आशीष कुमार पाठक एंड फैकल्टी ऑफ मैक्सवेल एकेडमी। तो आइए हम लोग आज जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दिस इज़ पेपर 1। तो पेपर 1 पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो सोल्यूशन सिर्फ मैक्सवेल एकेडमी ही प्रोवाइड करती है। वीडियो सोल्यूशन देने का मतलब कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस पार्ट को पढ़ाने में कैपेबल होती है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। चाहे वो नीट हो, अगर वो कोई कोचिंग नीट लेवल की है तो नीट का सोल्यूशन देता है। कोई कोचिंग जेईई मेंस एडवांस का है तो वो जेईई मेंस एडवांस का देगा, और जो इस लेवल की नहीं होती वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसी कोचिंग जहां आप पढ़ रहे हो, जहां आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी ईयर का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसा आप मान लो कि आप गलत जगह पे हो, आप सही जगह चुनो। तो बच्चों आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है जेईई एडवांस 2025 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो मैक्सवेल एकेडमी जलगांव, कॉन्टैक्ट 8668708500। आईआईटी एडवांस, आईआईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर 1। ये पेपर 1 का सलूशन हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं जो है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 थोड़ा सा लेंदी था और पेपर 2 इसके कंपेयर में अच्छा था। तो मैक्सवेल एकेडमी में आपको नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप किसी भी टाइम एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर and mass small m is attached to a spring constant K inside a ring of radius capital R is greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both of the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following the Hooke's law. In equilibrium, the disc is at the bottom of the ring. Assuming a small displacement of the disc, the time period of the oscillation of the center of mass of the disc is written as t equals 2 pi by omega. The correct expression for omega is, वो ओमेगा पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। g is the acceleration due to gravity। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो कैसी कंडीशन है? कंडीशन है कि यहाँ एक वो बता रहा है सर्कुलर डिस्क है, ओके, जिसकी रेडियस क्या बता रहा है वो, ये रेडियस इसकी कैपिटल आर है, और यहाँ पर कहीं ऐसा उसने एक अटैच्ड ये स्प्रिंग लगाया है। इस स्प्रिंग से उसने एक छोटी सी क्या सेंटर ऑफ डिस्क, स्मॉल डिस्क, जिसकी रेडियस उसने स्मॉल आर बता रखी है, ओके। और फिर बताता है कि ये डिस्क जो है ऐसा ऑसिलेट करता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होकर अगर मान लीजिए वो यहाँ आता है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पहुँचा, तो आप ऐसा डायरेक्ट आप समझ लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक वो स्ट्रेच हो रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो रही है। तो बच्चों यहाँ से दो तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कैसा, अगर ये एंगल थीटा है, एक उसका मास नीचे mg लग रहा होगा, और ये ऐसा, ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन इधर जाए, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये क्या आ गया, mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया, mg sin थीटा। mg अगर मैं उसके सेंटर ऑफ मास से ले रहा हूँ, mg sin
थीटा, एक। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो सीधी सी बात, ये जो डिस्टेंस बनी, अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो एंगल इज इक्वल्स टू, यहां से एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी हो गई, x, रेडियस r माइनस स्मॉल r। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इज इक्वल्स टू r माइनस स्मॉल r टाइम्स ऑफ थीटा। और अगर मैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू a बाई r माइनस r। तो क्योंकि हमें ये SHM कराने में इस अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितने टॉर्क, टोटल नेट टॉर्क कितना लग रहा है, एक तो इसका जो है स्प्रिंग के स्ट्रेच्ड होने के कारण वो kx इंटू उसका जो है वर्टिकल लेंथ, और दूसरा क्या होगा, ये mg साइन थीटा। तो जो टॉर्क अभी लगेगा, आप देखिए टॉर्क कैसे निकालोगे, तो सिंस हियर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, पहले तो kx, तो जब हम लोगों ने जो टॉर्क निकाला जो है, तो पहले हम लोग जब माइनस ऑफ kx निकालेंगे, तो k टाइम्स ऑफ x, x मतलब r माइनस स्मॉल r इंटू थीटा, ये तो फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू स्मॉल r, एंड माइनस, क्योंकि ये एक तरह की रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये दोनों ही माइनस में रहने वाले, तो माइनस इधर क्या हो गया, mg साइन थीटा इंटू mg साइन थीटा इंटू r, ये भी जो है mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, r। अब हमें आपको पता है कि ये इसको जो है इनकाउंटर करेगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, एंड आई अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a बाई r माइनस r, ऐसा, यही मतलब अल्फा हो गया। तो अगर मैं a बाई आर माइनस आर निकालता हूं, तो वही क्या हो जाएगा, अल्फा। तो देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर थीटा इंटू आर माइनस mg साइन थीटा इंटू आर। अभी हमें पता है कि साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप लोग क्या ले सकते हो, साइन थीटा की जगह पे ऐसा आप थीटा ले सकते हो। तो आइए जो है आगे देखते हैं, और एंगल इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, उसकी भी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से आपको मिला, क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का निकालें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर बाई 2, मतलब mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर m इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के r माइनस स्मॉल r टाइम्स ऑफ थीटा इंटू r माइनस mg थीटा इंटू r। वो थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ऐसा ले लिया गया, तो यहाँ से क्या बन गया, देयरफॉर अब आप देखो तो इन सब चीज़ों से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सॉरी, एक यहाँ पे अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a बाई आर लेना है, तो a बाई यहाँ क्या होगा, स्मॉल r। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पर a बाई आर होगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिया जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब इज इक्वल्स टू इंटू a बाई आर। अब अगर आप देखो तो यहाँ भी r है, इधर भी r है, और एक इधर भी r है, और एक इससे कटा तो पूरा कट गया, और 3/2 इंटू m को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो क्या आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या आ जा रहा है, 2/3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ बना, क्या बन गया, r माइनस आर इंटू थीटा अपान m माइनस, अच्छा ये भी माइनस m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और g
इंटू थीटा, ऐसा। अभी थीटा कॉमन ले लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2/3 और माइनस यहाँ पे, तो r माइनस स्मॉल r बाय m माइनस g इंटू ये थीटा हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके सेंटर से जो है ये जो जहाँ से ये ऑसिलेट करेगा यहाँ से a बाई आर माइनस आर होगा। देयरफॉर SHM कर रहा है तो अल्फा इज इक्वल्स टू a अपान आर माइनस आर। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जो है यहाँ से एक k छूट गया, k छूट गया। तो जब मैं डिवाइड मारूंगा a बाई आर को तो ये आ जाएगा -2/3 और k बाई m बचेगा, k बाई m माइनस g बाई प्लस, अभी यहाँ भी माइनस, और g अपान r माइनस r, ऐसा ये हो गया इंटू ये क्या हो गया थीटा हो गया। तो आपने देखा एंगुलर SHM की कंडीशन यहाँ फुलफिल कर रहा है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है -ω² इंटू थीटा। तो आ गया, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल्स टू -ω² टाइम्स ऑफ थीटा। तो कंपेयर करने में मिला ऑन कंपेयरिंग एंड वी गेट ω² इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस माइनस कैंसिल हुए थीटा, ब्रैकेट में k बाई m माइनस माइनस निकाल दिया तो प्लस आएगा, प्लस g अपान r माइनस r, और ये प्लस यहाँ से अगर ये हटा दिया तो ये आ गया जो है डायरेक्ट अपना रूट के अंदर। सब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, √2/3 g बाई आर माइनस आर प्लस k बाई m। तो आपके सामने डायरेक्ट ये आंसर दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यही आपका आंसर आ गया। देखा आपने, तो आपके लिए कितना आसान सलूशन था ये, बस केवल आपको SHM की कंडीशन लानी चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ से आपने देख लिया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी इरोडोव से है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी इरोडोव से ही है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें यहाँ से, तो यहाँ कह रहा है कि इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m which is initially at rest, assuming the collision to be perfectly elastic। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोलिजन कैसा हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। Assuming the collision is perfectly elastic। आगे क्या बताता है, the maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure in radians is। रेडियन में आपसे आंसर पूछा है, मतलब पाई के फॉर्म में आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, और बिल्कुल मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन NCERT जब आप कोलिजन पढ़ोगे ना तो लास्ट में यही एक सवाल दिया गया है। बट वहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, वहाँ दोनों मास जो रेस्ट पे होता है और जो उसको कोलिजन करने वाला होता है, दोनों के मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यहाँ पे क्या है, मास सेम नहीं है, लेकिन जो मेथड वहाँ उसने फॉलो किया है, अगर आप भी यहाँ फॉलो करते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा केयरफुली। तो देखेंगे, लेकिन इरोडोव में डायरेक्ट है, इरोडोव में हर तरीके से दिया गया है, कई क्वेश्चन 3-4 सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बताता है कि एक मास है, एक पार्टिकल जिसका मास 2m है, और यहाँ पर उस ऐसा एरो दिखाते हुए यहाँ पर एक रेस्ट मास रखा गया है, वो मास जो कि रेस्ट पर है, और यहाँ से आकर ये कोलाइड करता है आफ्टर कोलिजन, है ना, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया। तो यहाँ पर वो दिखाता है कि ये यहाँ पर मास आया 2m, और इधर पे जो मास गया
है ना, वो है m बराबर। यहाँ पर उसने एक एंगल बता रखा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, पाई माइनस थीटा। और अगर मैं यहाँ पर एक मोमेंटम वेक्टर ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ तो सभी पार्टिकल के थ्रू, यहाँ कैसा मोमेंटम वेक्टर कि एक जो है यहाँ से मोमेंटम वेक्टर कैसा जाता है, देखिए ध्यान से ज़रा, ऐसा आप कंसीडर कर लो कि एक मोमेंटम वेक्टर ये क्या हो गया, वेक्टर p1 इसके लिए, यहाँ पर वेक्टर p2 और ये वाला वेक्टर p3। यहाँ अगर एंगल थीटा है तो p2 ये जो वेक्टर है, इस p2 और p3 के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा ही रहेगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन से अगर मैं एंगल देखूं तो थीटा ही रहने वाला है। ओके, तो आप देखें यहाँ से, हालांकि अपने को इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, अब हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। बराबर बच्चों, तो आप जैसे ही हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाएंगे, मोमेंटम। नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, वेक्टर p1, क्योंकि p2 तो रेस्ट पे है जो होता, लेकिन अभी वो रेस्ट पे है, इसलिए p1 इज इक्वल्स टू p2 प्लस p3, है ना। अब जो ये कह रहा है, इसका जो कहना है कि द मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा ऑफ द हैवियर पार्टिकल एज शोन इन द फिगर द इन रेडियन। तो P1 और P2 के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। P1 और P2 के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ से बच्चों हमें P1 और P2 के बीच का एंगल चाहिए, तो वेक्टर P1 माइनस वेक्टर P2 इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया, P3। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 वेक्टर P2 या P1 इंटू P2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू P3 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो बच्चों जब आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो जब आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से वहाँ एक वैल्यू मिलेगी, जैसा कि आप हमेशा सॉल्व करते हो, ठीक उसी तरीके से उस वैल्यू को यहाँ लाकर आप रख दोगे और सीधे कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो वहाँ जो है आप कॉस थीटा मैक्सिमम निकाल लेना। तो क्या हो गया, अब अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है p²/2m, के इक्वल्स टू, अगर आप एडवांस तैयारी करें जितना आपको आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमने p के फॉर्म में लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, पहला वाला कितना होगा, p1² 4m, 2m तो 2 इंटू 2m 4m इज इक्वल्स टू फिर से p2² 4m प्लस p3² ये कितना होगा 2m। तो बच्चों यहाँ से हमें फिर से क्या निकालना है, p3 की वैल्यू निकालनी है। p3 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर p3² इज इक्वल्स टू, मैं p2 से सब में डिवाइड कर दूंगा तो ये इधर चला आएगा, तो ये हो गया p1² माइनस p2²/2, मतलब कि एक तरीके से p1² माइनस p2²/2। अब अगर यही वैल्यू सेकेंड ले जाकर मैं यहाँ रख दूँ तो बस आप आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपने अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। तो आप देखें यहाँ पे बस रख दो यहाँ पे, देयरफॉर p1² प्लस p2² माइनस 2p1 p2 इंटू कॉस थीटा, हमें तो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है ये p3²। p3 की वैल्यू कितनी आ गई है, p3² की p1²/2 माइनस p2²/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2p1² माइनस प्लस 2p2²
2p2 स्क्वायर माइनस 4p1 p2 और ये cos थीटा इक्वल्स टू p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर, है ना? बराबर समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग करते हैं सॉल्व इसको। क्या हो जाएगा ये? अब आप अगर इसे ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड इस साइड लाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p2 3p2 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 4p1 p2 cos थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं बच्चों आपके सामने। एक तो सीधा, कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आप 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, मान लीजिए आप जिद्दी हो, नहीं मान रहे हो, तो आप क्या करो कि cos थीटा इक्वल्स टू पूरी एक इक्वेशन बना लो और जो वहाँ टर्म आए जो है उसको मैक्सिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दूँ। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सीधे करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा यहाँ से बच्चों ये cos थीटा इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे, ये डिवाइड करोगे, तो ये इधर चला गया, इधर आप डिवाइड करोगे तो 3/4 और p1 p2 डिवाइड करो तो p2/p1 हो गया। और इधर हो जाएगा प्लस 1/4 p1 अपान p2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? यहाँ से आपने देखा कि 1/4 एक कॉमन हो रहा है, बाकी सब अंदर, तो 3p2/p1 अब प्लस p1 अपान p2। तो आप एक काम करो इसको, अब आप देख रहे हो कि जो cos थीटा है आपकी, ये cos थीटा किस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है? ये cos थीटा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगी? जो इधर ये टर्म है। तो अगर आप इस टर्म को मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो फिर आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप आगे सॉल्व कर लो। तो जब आप इसे अब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। देखो आप यहाँ से लेट ऐसा कर दो कि p2/p1 इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी आप ऐसा कंसीडर कर लो, ये ले लो, मतलब ये पूरा फंक्शन कुछ तो भी y के बराबर है और ये क्या है, x है। तो ये क्या बन गया, y बराबर 3x प्लस 1/x, क्योंकि p1/p2 है तो 1/x। तो अब अगर इस फंक्शन को हम लोग क्या दिखा दें, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा पता नहीं आपको दिखेगा भी कि नहीं। तो यहाँ से मैं ज़रा सा इसको मिटा देता, ये जो डायग्राम है, और यही मैं सॉल्व कर देता। तो आप देखेंगे कि जो ये है, अब इसके मैक्सिमा वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। भाई यही मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा का, कि उसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आया, तो ये आ गया 3 माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, अभी आप JEE एडवांस के स्टूडेंट हो तो फटाफट कर लोगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/√3। अभी आप इसमें ले जाकर रख दो ये जो थर्ड आपकी इक्वेशन है। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया 3/√3 और प्लस 1/√3। तो ये इससे कितना हो गया, ये √3 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब ये 3 + 4 तो 4/√3 है ना, बिल्कुल 4/√3 इंटू 1/4, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये √3 होगा। तो बच्चों ये कितना होने वाला है, ये 1/4 और ये √3 2√3, ये 2 जाए तो कितना आ गया, √3/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, cos π/6। देयरफॉर थीटा बराबर कितना आ गया, π/6। देखा आपने, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखा आपने, थोड़ा लेंदी है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ।
तो टाइम लगेगा, और अगर ऐसे जल्दी जल्दी करना हो तो फटाफट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3